तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ जर्मनी में आए पूरा 1 वीक हो चुका है और ये है हमारा पहला वीकेंड। और इस वीकेंड पर मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने प्लान बनाया है और हम जा रहे हैं ब्रसल्स, जो कि है बेल्जियम में, राइट। तो अगर आप पहले कभी बेल्जियम जा चुके हो, ब्रसल्स जा चुके हो, तो इस वीडियो में आप अपनी मेमोरीज़ को रिफ्रेश करने वाले हो। लेकिन अगर आप कभी नहीं गए हो या जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। ब्रसल्स तक कैसे जाना है, वहाँ कब जाना चाहिए और वहाँ जाकर क्या देखना या करना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने जब भी बेल्जियम का नाम सुना है, मुझे वहाँ के ग्लासेस, वहाँ के वेफर्स और वहाँ की चॉकलेट, इनके बारे में बहुत सुना है। तो आज मैं वहाँ जाकर देखने वाला हूँ और आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं ब्रसल्स। तो इस वक्त हैं हम फ्रैंकफर्ट के गेटवे गार्डन्स स्टेशन पर। यहाँ से हम लेंगे एक लोकल ट्रेन और जो हमें ले जाएगी फ्रैंकफर्ट के मेन स्टेशन पर। वहाँ से हम लेंगे अपनी ट्रेन फॉर ब्रसल्स। और ये है हमारे दोस्त प्रदीप्ता, जो कि आए हैं पश्चिम बंगाल से, और ये हमारे दूसरे मित्र सुबिन है, ये भी आए हैं पश्चिम बंगाल से। तो बस हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का और हमारी ट्रेन आने वाली है। और ये है हमारे सफ़र की पहली ट्रेन। ये एक लोकल ट्रेन है जो हमें यहाँ से लेकर जाएगी फ्रैंकफर्ट मेन के फ्लोगाफन रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ से हमें मिलेगी हमारी नेक्स्ट ट्रेन जो हमें लेकर जाएगी सीधे ब्रसल्स तक। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ब्रसल्स तक पहुंचना कैसे है। तो अगर आप इंडिया से ब्रसल्स जाना चाहते हो तो आपके पास एकमात्र तरीका है, वो है एयर ट्रैवल। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद से मिलती है आपको कनेक्टिंग फ्लाइट, जो लगभग 11 से 15 घंटे में आपको ब्रसल्स पहुंचा देती है। लेकिन अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मिलती है डायरेक्ट फ्लाइट, जो आपको 9.5 घंटे में इंडिया से ब्रसल्स तक पहुँचा देती है। अब बात करते हैं फेयर की। तो राउंड ट्रिप कॉस्ट पर पर्सन आता है 40 से लेके 60,000। मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूँ। और इसके बाद आती है वीज़ा फीस। 12 साल या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए 8 से 9,000 रुपये, 6 साल से लेकर 12 साल तक के किसी भी बच्चे के लिए 4 से 6,000 रुपये, और 6 साल से नीचे के बच्चे की वीज़ा फीस नहीं लगती। लेकिन अगर आप पहले से ही यूरोप के किसी कंट्री में मौजूद हैं, जैसे कि मैं इस समय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हूँ, तो यहाँ से ब्रसल्स जाने के लिए सबसे आसान तरीका है वाया ट्रेन्स। तो आपसे बातें करते करते बस कुछ ही समय में मैं पहुँच चुका हूँ फ्रैंकफर्ट के फ्लोगाफन स्टेशन पर, और यहाँ से है मेरी अगली ट्रेन ब्रसल्स के लिए। और यहाँ सामने जो आप एक ट्रेन खड़ी देख रहे हैं, ये है जर्मनी की आईसीई ट्रेन्स, यानी यहाँ की इंटरसिटी एक्सप्रेस। यूरोप की सबसे फास्ट और कंफर्टेबल ट्रेन्स में से एक है। इनकी रफ्तार करीब 250 से 300 किलोमीटर पर आवर्स होती है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से ब्रसल्स करीब 400 किलोमीटर है और मुझे वहाँ तक पहुँचने में लगेगा सिर्फ 3.5 घंटे। तो आप इससे इसकी रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। ये ट्रेन लगभग पूरे यूरोप को जोड़ती है। यहाँ से एम्स्टर्डम, पेरिस, बर्लिन, लगभग हर जगह जाती है। और साथ ही इन ट्रेन्स के अंदर आपको मिलता है फ्री वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट्स, क्लीन टॉयलेट्स और एक छोटा सा फूड बिस्ट्रो। तो अगर आपको यहाँ के एयरपोर्ट की भीड़ से बचना है तो आईसी ट्रेन्स यूरोप में ट्रैवल का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अब मेरी ब्रसल्स जाने वाली आईसी ट्रेन आ चुकी है, तो चलिए फटाफट बैठते हैं। तो अब मैं बैठ गया हूँ अपनी ब्रसल्स जाने वाली ट्रेन में और हमारी ट्रेन चल दी है। और सुबह 8 बजे की ट्रेन से 3.5 घंटे के सफर के बाद हम सुबह 11:30 बजे ब्रसल्स पहुंच चुके हैं। और ये है ब्रसल्स का खूबसूरत स्टेशन। और ये है ब्रसल्स की खूबसूरत सुबह। बाहर निकलने के बाद जब ये नज़ारा देखा तो आंखों की रोशनी एकदम बढ़ गई। तो दोस्तों, यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए अब हम जा रहे हैं अपने होटल के पास। तो दोस्तों, जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम स्टे कहाँ करेंगे, हमारा होटल कौन सा होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके पूरे ट्रैवल प्लान का, क्योंकि आपका स्टे, आपका होटल आपके पूरे ट्रिप के बजट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो अगर आप यूरोप घूमने निकले हैं तो आपका पैसा बहुत खर्च होने वाला है। देखिए, यहाँ पे सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आप घूमने निकले हैं तो आप अपने पैसे को घूमने पे खर्च कीजिए। आपका स्टे, आपका होटल अगर थोड़ा मीडियम या एवरेज भी होगा तो चलेगा, क्योंकि यूरोप के अंदर आपको मीडियम या एवरेज होटल्स में भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, यकीन मानिए। और ये सब ध्यान में रखते हुए हमने चुना ब्रसल्स के नॉर्ड स्टेशन से केवल 800 मीटर्स की दूरी पर स्लीप वेल यूथ हॉस्टल। इसके पीछे हॉस्टल लगा है, इसलिए आप इसको जज मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी थी।
इनके रूम्स, इनके बेड, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल थे। चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ गए हो, यह हॉस्टल आपकी सारी नीड्स को मैच करता है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कभी ब्रसेल्स आते हो तो प्लीज इस हॉस्टल को जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अच्छा, ब्रसेल्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर या चॉकलेट और वेफल्स के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसे कॉमिक्स की राजधानी भी कहा जाता है। और आज हम खड़े हैं ब्रसेल्स के मशहूर बेल्जियन कॉमिक स्ट्रिप सेंटर यानी कॉमिक्स आर्ट म्यूजियम के पास। ये म्यूजियम सच में उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है जिन्होंने बचपन में बहुत कॉमिक्स देखी या पढ़ी हैं या जिन्हें कॉमिक्स का बहुत शौक रहा है। वो यहाँ आने के बाद इस कॉमिक्स की दुनिया को देख के सच में पागल हो जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस दुनिया के अंदर। तो पेश है कॉमिक्स आर्ट म्यूजियम। ये म्यूजियम जिस बिल्डिंग में बना है वो बिल्डिंग खुद अपने आप में एक बहुत ख़ास बिल्डिंग है, क्योंकि इसे डिज़ाइन किया था मशहूर आर्ट नोवो आर्किटेक्ट विक्टर होल्टन ने। यानी यहाँ अंदर सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं है, बल्कि ये बिल्डिंग खुद अपने आप में एक आर्ट पीस है। और अंदर आने के बाद हम लोग खुद इस खूबसूरत बिल्डिंग को बहुत देर तक देखते रहे। और अंदर आते ही आपकी नजर पड़ेगी इस रेड एंड व्हाइट कलर के रॉकेट पर, जो है टिंटिन का मशहूर द आइकॉनिक मून रॉकेट। और इस रॉकेट को द एडवेंचर ऑफ टिंटिन कॉमिक सीरीज के लिए डिजाइन किया था बेल्जियम के मशहूर कार्टूनिस्ट एर्जे ने। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस समय ये रॉकेट डिजाइन किया गया था उस समय तक कोई भी आदमी कभी चांद पर गया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इसका डिजाइन कितना साइंटिफिक है। और इसके बाद ऊपर आकर हमने अपनी टिकट खरीदी जो थी केवल 14 यूरो की, और फिर हमने शुरू किया अपना कॉमिक्स वर्ल्ड का सफर। और ये है एक डिजिटल ड्रैगन जो कि ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ आपको पता चलता है कि कॉमिक्स बनाए कैसे जाते हैं। एक छोटे से स्केच से लेकर पूरी रंगीन कहानी तक, स्टोरी बोर्ड, ड्राइंग स्टाइल और आर्टिस्ट की सोच, सब कुछ बड़े ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। टिंटिन के फैंस के लिए ये जगह और भी खास है क्योंकि यहाँ उनके क्रिएटर एर्जे के काम को बहुत अच्छे से दिखाया और समझाया गया है। और इसके अलावा इस आर्ट गैलरी में आपको बेल्जियम के कुछ मशहूर कार्टून आर्टिस्ट के एक शानदार काम को देखने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर एक और शानदार नज़ारा है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जब आप अपने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और सीलिंग की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ यूरोप के सारे लीजेंडरी कार्टून आर्टिस्ट के फोटोज दिखाई देंगे। और जब आप इनके नीचे से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों के सामने कोई फोटो की रील चल रही हो। और मुझे लगता है कि ये यहाँ के लीजेंड कार्टून आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने का या उन्हें याद रखने का एक शानदार तरीका था। और इस म्यूजियम का एक हिस्सा बच्चों के लिए है, जहाँ पर वो न सिर्फ कॉमिक्स को देख सकते हैं बल्कि ये समझ सकते हैं कि अतीत में कॉमिक्स की दुनिया ने आज तक का सफ़र कैसे तय किया। यहाँ वो कॉमिक्स के इतिहास को बहुत नज़दीक से देखते हैं। वो समझते हैं कि कैसे एर्जे ने टिंटिन जैसे कैरेक्टर को जन्म दिया, या कैसे पेयो ने द स्मर्फ को बनाया, या एंड्रे फिंक्विन ने किस तरीके से स्पिरू और फैंटासियो जैसे कैरेक्टर्स की रचना की, और मॉरिस जिन्होंने लकी ल्यूक बनाया, द मैन हु शूट्स फास्टर देन हिज शैडो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो लोग जिन्हें कॉमिक्स से प्यार है उनके लिए ये जगह, ये म्यूज़ियम, ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा कॉमिक शॉप और कैफ़े भी है जहाँ से आप अपने लिए या अपने किसी खास के लिए कॉमिक्स और यादगार गिफ्ट ले सकते हैं। तो अगर आप ब्रसेल्स घूमने आए हैं और आपको आर्ट, स्टोरीज या बचपन की यादें पसंद हैं तो कॉमिक्स आर्ट म्यूजियम को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। ये जगह आपको सिर्फ कॉमिक्स नहीं दिखाती बल्कि आपको आपकी बचपन की दुनिया में वापस ले जाती है।
हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो पता लगा यहाँ बेल्जियम में पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है और उसका नाम है स्पूनफुल ऑफ इंडिया। तो वो 10 मिनट में बंद होने वाला है, पता नहीं क्या टाइमिंग है। और मेरे पास 10 मिनट है और आधा किलोमीटर जाना है, तो मैं भाग के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रोटी दाल खानी है भाई। और इस चौराहे पर आकर गूगल अंकल खुद अपना सिर खुजलाने लगे हैं और हमें कर दिया कंफ्यूज। लेकिन अब ये पेट जिस रास्ते पर ले जा रहा है मैं बस उधर ही जा रहा हूँ। और मैं लगभग शॉप के पास पहुंच गया हूं। अभी भी शॉप बंद होने में करीब 5 मिनट बाकी हैं। तो देखते हैं कि मैं वहां पहुंच के दाल और रोटी खा पाऊंगा कि नहीं। मैं बहुत करीब हूं। ये रहा वो जहां मुझे आना था, द स्पूनफुल ऑफ इंडिया। चलो अंदर चलते हैं। और कभी कभी सब्र का फल छोले भटूरे होते हैं। और फाइनली मेरी मेहनत काम आई, भागना थोड़ा काम आया। मैं टाइम से आ गया, एटलीस्ट 5-7 मिनट पहले आ गया और दे एक्सेप्टेड माय ऑर्डर। तो अब बहुत दिन बाद खाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तो सुनना है कैसे है छोले भटूरे, खा के बताओ। बहुत अच्छा है, खा के बताओ ना। इंडिया वाला फील कितना है इसमें? कितना नंबर 10 में से कितना? 9। 10 में से 9? अरे तो फिर क्या इंडिया से अच्छे छोले भटूरे यहाँ बनते हैं? ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, अच्छा बना। कैसा बना छोले नहीं, भटूरे? अच्छा बना है। ऐसे तो भूख लगा हुआ है अभी। भूख के बारे में तो सब ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी ये सीरियसली अच्छा बना है। नहीं, छोले भटूरे अच्छे लग रहे हैं, या तो भूख की वजह से अच्छे लग रहे हैं या फिर सच में अच्छे बने हैं। बट हाँ, गजब। ब्रसेल्स घूमते हुए अगर कोई जगह आपको सबसे ज़्यादा चौंकाती है तो वो है मैनिकन पिस। पहली नज़र में ये सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई कहानी इसे पूरी दुनिया में बहुत मशहूर बनाती है। मैनिकन पिस दरअसल एक छोटे बच्चे की कांसे की मूर्ति है जो फाउंटेन पे खड़ा होकर सूसू करता दिखाई देता है। ये मूर्ति करीब 61 सेंटीमीटर ऊंची है, लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। इस मूर्ति को 1619 में बनाया गया था और तब से ये ब्रसेल्स की शरारती और बेफिक्र आत्मा का प्रतीक बन गई। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग लोक कथाएं हैं, लेकिन इसमें से एक जो सबसे मशहूर कहानी है वो है कि एक बार दुश्मनों ने शहर को उजाड़ने के लिए बारूद लगाया था और उसी समय इस छोटे से बच्चे ने उस पर पेशाब करके उस आग को बुझा दिया और पूरा शहर बचा लिया था। यहाँ इस स्क्वायर पे लगी ये मूर्ति दरअसल अपनी ओरिजिनल मूर्ति की एक कॉपी है। ओरिजिनल वाली ब्रसेल्स के म्यूजियम में रखी है, लेकिन आज मैनिकन पिस ब्रसेल्स की एक बहुत बड़ी पहचान है। लोग यहाँ आते हैं और हंसते हैं, इसके साथ तस्वीरें लेते हैं। इसलिए अगर आप ब्रसेल्स आए हैं तो इस छोटी सी आइकॉनिक जगह को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैनिकन पिस ये दिखाता है कि कभी कभी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ी कहानी कहती हैं। और मैनिकन पिस के ठीक सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है। इसकी दीवार पर लटकी रंग बिरंगी साइकिलें आपको मजबूर कर देंगी कि आप इसे हैरत भरी निगाहों से देखो। ये है यहाँ का पुशेनेल केल्डर बार। और इसके बाद टाइम है बेल्जियम की एक और मशहूर चीज़ को चखने का, यानी यहाँ की फेमस बेल्जियन चॉकलेट। और आप यकीन मानिए ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है। मैं यहाँ से अपने घर के लिए करीब 1 किलो चॉकलेट लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर चॉकलेट्स के इतने सारे कलर, डिज़ाइन और फ्लेवर्स आपको पक्का कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन आप जो भी यहाँ से लेंगे वो उसमें आपको आनंद ज़रूर आएगा। और अगर इन चॉकलेट्स के प्राइस की बात करें तो इनका सीधा सा हिसाब है 6.9 यूरो पर 100 ग्राम, यानी अगर इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो लगभग 750 रुपये की 100 ग्राम आती है। लेकिन अगर इसी चॉकलेट को आप किसी फैंसी बॉक्स या पैकिंग में लेते हो तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी बेल्जियम ट्रिप का डे 1 होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और बेल्जियम और ब्रसेल्स के बारे में अगर मैंने आपके नॉलेज को थोड़ा सा भी बढ़ाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं बेल्जियम के डे 2 वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।